हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रैप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 11 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं वो आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही हम लोग इस सीरीज में एंड में एक क्विज लाते हैं। इस क्विज में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो डेली करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो इस सीरीज का सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। और राष्ट्रीय मामले में आज की सबसे पहली न्यूज है मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंट विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सतर्क नागरिक और डिपार्टमेंटल विजिलेंट ऑफिसर्स का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी है, उनके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अर्थात एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी अर्थात डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, सतर्क नागरिक और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल की, तो सबसे पहले जो सतर्क नागरिक ऐप है, ये ऐप जो है ये भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी के सहज प्रवाह को सुविधाजनक बनाने अर्थात दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड टू फैसिलिटेट सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन अर्थात करप्शन से संबंधित जो जानकारी है उसे सहज बनाने के लिए इस ऐप को लाया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि जो सिटीजन्स होते हैं वो उनकी जो ग्रीवेंसेस होती है अर्थात उनकी जो शिकायतें होती है उसे आसानी से प्रस्तुत कर सकेंगे और इससे क्या होगा कि करप्शन को कम करने में आसानी होगी। अर्थात अगर किसी के द्वारा करप्शन फेस किया जाता है, भ्रष्टाचार फेस किया जाता है या इससे संबंधित उनकी कुछ ग्रीवेंसेस होती है तो वो इस ऐप के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा एक पोर्टल लाया गया है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल अर्थात विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल। अगर इस पोर्टल के बारे में हम बात करें तो इसको विभिन्न विभागों के जो डीवीओ होते हैं अर्थात जो डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर होते हैं उनके साथ में ऑनलाइन संचार चैनल लाने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्थात जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो डिपार्टमेंट विजिलेंस ऑफिसर होते हैं कि उस डिपार्टमेंट में किसी तरीके का करप्शन ना हो, इसकी निगरानी के लिए जो ऑफिसर होते हैं उनके बीच में ऑनलाइन संचार चैनल लाने के लिए ये जो पोर्टल है ये डिजाइन किया गया है। ये जो पोर्टल है ये हेल्प करेगा इन क्विक डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स, रिड्रेस ग्रीवेंसेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर अर्थात ये त्वरित निपटान में मदद करेगा। और इसके अलावा ये जो डीवीओ मामले होते हैं, एसीबी केंद्रीय कार्यालय में डीवीओ को सौंपी गई जो नागरिक शिकायतें होती है उनकी स्थिति की निगरानी को सक्षम करके व्यवस्थित तरीके से शिकायतों का निवारण करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों एक पोर्टल और एक ऐप लॉन्च किया गया है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है और इनका उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ जो कि है नेशनल यूथ पार्लियामेंट से संबंधित। तो अगर हम नेशनल यूथ पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको राष्ट्रीय युवा संसद अर्थात जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है उसको संबोधित करना है। और इसके अलावा ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है इसका जो शीर्ष विजेता होगा, जो टॉप विनर होगा, ही और शी विल स्पीक बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑन जनवरी 12, जबकि ये जो राष्ट्रीय युवा संसद है उसका वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो फर्स्ट नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है वो हुई थी 2019 में और उस समय उसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी अर्थात 2019 में इसकी थीम थी नए भारत की आवाज बनो और समाधान खोजो और नीति में योगदान दो। इसके अलावा ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है टू हियर द वॉइस ऑफ यूथ बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 25 अर्थात ये जो राष्ट्रीय युवा संसद है इसका आयोजन किया जाता है 18 से 25 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं उनकी आवाज को सुनने के लिए, उनकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि
ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है ये ऑर्गेनाइज होती है ऑन 12th ऑफ जनवरी को, 12 जनवरी को इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। याद रखना है आपको कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो स्वामी विवेकानंद है उनकी जो जयंती है उसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात इसे नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है ये 3 लेवल पर होगी। दे आर डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट यूथ पार्लियामेंट एट स्टेट लेवल एंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट एट नेशनल लेवल। अर्थात 3 स्तरों पर इसका आयोजन किया जाता है, जिला स्तर पर जिला युवा संसद, राज्य स्तर पर राज्य युवा संसद और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय युवा संसद के रूप में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें, हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर इसे आयोजित किया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, जो कि जो ब्रिटिश भारत था उस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसका हिस्सा था, और अब ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा अगर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। और इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में एक विश्व धर्म महासभा आयोजित हुई थी। उस महासभा में भारत की ओर से उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा विवेकानंद रॉक मेमोरियल है कन्याकुमारी में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतरराष्ट्रीय मामले। और इसमें हमारा जो न्यूज आर्टिकल है आज का वो है जापान कमिट्स ₹2113 करोड़ सपोर्ट फॉर कोविड रिलीफ एफर्ट। अर्थात जापान सरकार जो है उन्होंने 30 बिलियन जापानीज येन अर्थात 30 बिलियन जापानीज येन जो है, जिसे अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो 2113 करोड़ रुपए होते हैं, इतने का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। ये सहायता ऋण क्यों दिया है? तो ये जो ऋण दिया गया है इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के जो गंभीर प्रभाव हैं उसके खिलाफ पूरे देश में गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए ये ऋण दिया गया है। अर्थात दिस प्रोग्राम लोन aim to support India's effort to provide coordinated and adequate social protection to the poor and vulnerable across the country against the severe impact of COVID-19 pandemic। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि भारत और जापान जो है उनके बीच में जो द्विपक्षीय विकास सहयोग है उसका एक लंबा इतिहास रहा है, जो कि 1958 से चल रहा है। और पिछले कुछ सालों में भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जो है उसका और मजबूत विकास हुआ है, जिसके बाद में अब जापान के द्वारा ये जो सहायता राशि है, ये जो ऋण है वो दिया जा रहा है भारत को कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जापान के बारे में बात कर रहे हैं तो जापान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, हमने बहुत बार चर्चा करी है इसके बारे में। तो जापान की राजधानी अर्थात कैपिटल है टोक्यो। इसके अलावा जापान की करेंसी येन है। यहाँ पर हमने देखा कि जापान 30 बिलियन जापानीज येन दे रहा है, तो जापान की करेंसी येन है। इसके अलावा जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। यहाँ पर हम बात करेंगे अभिषेक यादव के बारे में। AIFF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर सेक्रेटरी बन गए हैं अभिषेक यादव। फॉर्मर इंडिया स्ट्राइकर जो है अभिषेक यादव, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी कैसे कि इससे पहले ये जो पोजीशन है ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में नहीं थी, बट
after the sport body decided to create a new post in the hierarchy, then Abhishek Yadav has been appointed as the first deputy general secretary. अर्थात जो ये खेल निकाय है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन्होंने अपने पदानुक्रम में ये नया पद लाने का फैसला किया है, जिसके बाद में अभिषेक यादव जो हैं वो अब उप महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनकी उम्र 40 साल है। 50-year-old former international who has played with the likes of बाईचुंग भूटिया, सुनील चेहरी, महेश गावली, क्लाइमैक्स लॉरेंस has been served as national teams director since January 2018। अर्थात 40 वर्षीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि बाईचुंग भूटिया, जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में एक काफी ही विख्यात नाम है, इसके अलावा सुनील खेत्री, महेश गवाली और क्लाइमैक्स लॉरेंस के साथ में ये खेल चुके हैं और जनवरी 2018 से ये जो नेशनल टीम है, राष्ट्रीय टीम है, उसके निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही यादव हैज आल्सो सर्व्ड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ 2017 अंडर 17 इंडियन वर्ल्ड कप टीम। अर्थात यादव ने 2017 में अंडर 17 भारतीय विश्व कप टीम जो है उसके मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है, जो कि मुख्य कोच लुइस नॉर्टन डी मैटोस के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बात करें और इसके अलावा फुटबॉल से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में बात करें जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टर्म इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ फुटबॉल बाय फीफा। अर्थात फीफा के द्वारा किसे फुटबॉल के अर्ली फॉर्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, वो कौन सी टर्म है? तो वो टर्म है एपिस्क्रियोस। तो इसे फुटबॉल के अर्ली फॉर्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है इस टर्म को। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इनॉग्रेट। जो फीफा वर्ल्ड कप है पहला, वो कब इनॉग्रेट हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। आपको ध्यान रखना है फीफा वर्ल्ड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच वाज द कंट्री दैट होस्टेड द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो वो किया था उरुग्वे ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप। अर्थात कौन सी ऐसी कंट्री थी जो पहला नेशन बनी थी जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था? तो वो कंट्री भी उरुग्वे ही थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है व्हेन वाज फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल फुटबॉल मैच वाज प्लेड। पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच जो है, जो कि आधिकारिक रूप से ऑफिशियली खेला गया था, वो कब खेला गया था? तो वो खेला गया था 1872 को। तो ध्यान रखना है पहला आधिकारिक रूप से जो फुटबॉल मैच खेला गया था इंटरनेशनली वो 1872 को खेला गया था, लेकिन जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप का इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था 1930 में। ये सन आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो है प्रफुल्ल पटेल। इसके अलावा इसके वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपाध्यक्ष हैं सुब्रत दत्ता। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 को और इसके अलावा इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। इसमें आज जिस न्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे ये है बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट। तो हम यहाँ पर बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट लैंडर है बंधन बैंक, अर्थात जो बंधन बैंक है वो एक निजी ऋणदाता है और इन्होंने क्या किया है कि जो भारतीय सेना है अर्थात जो इंडियन आर्मी है उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है जो भारतीय सेना के कर्मी हैं, जो पर्सनल ऑफ द फोर्स हैं, उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, अर्थात उनको बैंकिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है बंधन बैंक और इंडियन आर्मी के बीच में। इस एग्रीमेंट के बाद में क्या होगा? द बैंक गॉट द मैंडेट टू मेंटेन अ बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट, अर्थात बैंक को अनुमति मिल गई है एक बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ये अकाउंट होगा आर्मी पर्सनल्स जो होते हैं उनका, अर्थात सेना के जो जवान होते हैं उनका। ये जो बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट इसे कहा जाएगा, इसमें जीरो बैलेंस की फैसिलिटी होगी, अर्थात इसमें जीरो बैलेंस भी रखा जा सकेगा। जैसे हम देखते हैं कि कई बैंक होते हैं उनमें आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन ये जो बंधन बैंक का शौर्य सैलरी अकाउंट है
जो कि सेना के जवानों के लिए है, इसमें जीरो बैलेंस की फैसिलिटी होगी। और इसके अलावा ये जो शौर्य सैलरी अकाउंट है, ये प्रोटेक्शन ऑफर करेगा फॉर सेल्फ एंड असेट्स, अर्थात ये खाता जो है वो स्वयं और परिसंपत्तियों के लिए एक प्रकार की सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इसका क्या मतलब है, ये हम आगे समझेंगे। तो अगर हम ये जो बंधन बैंक शौर्य वेतन खाता है, बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट है, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें कि इसमें क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले हमने अभी देखा कि ये जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट है, आप इसमें जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। तो इसमें जो सोल्जर्स होते हैं, अगर वो जीरो बैलेंस रखते हैं तो उनको उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें हायर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस, अगर सेविंग अकाउंट में कोई बैलेंस है, कोई राशि है, तो उस पर हायर इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन एट एनी बैंक्स एटीएम, अर्थात जो अकाउंट होल्डर है वो किसी भी एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो कई बैंक्स में क्या होता है कि आपके एक लिमिट होती है कि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से अगर पैसे निकालते हैं, मान लीजिए ए बैंक का आपके पास में डेबिट कार्ड है और बी बैंक के एटीएम से आप पैसे निकालते हैं, तो एक 3 ट्रांजैक्शन के बाद में वो चार्जेबल होता है, वो फ्री नहीं होता है। इसके अलावा एक फीचर इसमें है अनलिमिटेड फ्री एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ट्रांजैक्शन। इसके अलावा प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ एंड असेट्स, अर्थात स्वयं और संपत्ति के लिए इसमें सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा इसमें फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 30 लाख रुपए तक का, निशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है इसमें 30 लाख रुपए का। इसके अलावा इसमें फ्री एजुकेशनल बेनिफिट है ऑफ अप टू ₹1 लाख पर ईयर फॉर 4 years टू अ डिपेंडेंट चाइल्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अर्थात जो खाताधारक है उसकी अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में एक आश्रित बच्चे को 4 साल तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक की मुफ्त शैक्षिक लाभ इसमें प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एयर एक्सीडेंट का कवरेज है 1 करोड़ रुपए का, और साथ ही इसमें वेवर ऑफ इंश्योरेंस एंड एनुअल चार्जेस ऑन शौर्य वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, अर्थात इसे जारी करने में छूट है। और इसके अलावा अगर शौर्य वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड लिया जाता है तो उस पर जो वार्षिक शुल्क है उसमें भी छूट दी गई है। तो ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके साथ ही अगर हम बंधन बैंक के बारे में बात करें, जिनके द्वारा ये जो सैलरी अकाउंट है इसे लाया गया है, तो ये जो बंधन बैंक है ये इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की एक कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा इसके सीईओ आपको पता होने चाहिए, तो इसके सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, और यही इसके फाउंडर भी हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में, इट वाज फाउंडेड इन 2001। इसके अलावा अगर हम इंडियन आर्मी के बारे में बात करें, तो जो इंडियन आर्मी है इट इज अ लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। इसके अलावा ये जो इंडियन आर्मी है इसके कमांडर इन चीफ जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इंडियन आर्मी के जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो होते हैं हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, और वही इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ हैं। इसके अलावा भारतीय जो सेना है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो भारतीय सेना जो है उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1895 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स एंड अवार्ड्स, अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार, और इसमें हम बात करेंगे मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 बुक के बारे में। तो ये एक कॉफी टेबल बुक है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उस दिन जब गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से पुनः भारत लौटे थे। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में एक तो डेट बतानी है, ये आपका होमवर्क है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस का ओकेजन था उस पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम की जो ये कॉफी टेबल बुक है इसे लॉन्च किया गया है। ये बुक क्या है, तो ये जो बुक है इसमें वेरियस फोटोग्राफ्स हैं ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैप्चर्ड ड्यूरिंग हिज 107 ओवरसी एंड बायलैटरल विजिट्स, अर्थात ये जो बुक है इसमें प्रधानमंत्री मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय जो यात्राएं थी उनके दौरान उनकी जो खींची गई विभिन्न तस्वीरें हैं वो दी गई है। अगर हम इस बुक के आइडिया के बारे में बात करें कि इस बुक को लाने का
आइडिया किसका था? तो इस बुक का आइडिया था बीजेपी लीडर विजय जॉली का। और ये जो बुक है इसे रिलीज किया गया है बाय अधेश गुप्ता, द दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट। अर्थात इस बुक को दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष अधेश गुप्ता ने जारी किया है। इसके अलावा ये जो बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? तो इसे पब्लिश किया है मनीष मीडिया ने। इसके साथ ही ये जो बुक है इसमें 450 पेजेस हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी की। साथ ही जॉली जो कि इस बुक के पीछे का आइडिया लेकर आए हैं, उनका ये बोलना है दैट ही विशेस टू फॉर्म अ सिमिलर बुक ऑन राहुल गांधी एंड दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है स्पोर्ट्स न्यूज, और इसमें हम बात करेंगे एजनीस कैलेटी की। एजनीस कैलेटी जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजनीस कैलेटी जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन है और उन्होंने अपना 100th बर्थडे मनाया है। अगर हम यहाँ पर एनजीस कैलेटी के बारे में बात करें तो इन्होंने अब तक 10 मेडल जीते हैं हंगरी के लिए। किसमें? जिम्नास्टिक एट ओलंपिक्स गेम में। ओलंपिक खेल जो होते हैं उसमें जिम्नास्टिक में हंगरी के लिए इन्होंने 10 पदक जीते हैं। इन 10 पदक में से 5 गोल्ड मेडल है, 5 तो स्वर्ण पदक हैं। और ये जो गोल्ड मेडल है इसमें से 1952 में हेलसिंकी में इनने एक जीता था और 1956 में मेलबर्न में इनने 4 पदक जीते थे। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एजनीस कैलेटी है ये हॉलोकास्ट की सर्वाइवर रह चुकी है, क्योंकि ये जूइश आइडेंटिटी की थी। जूइश आइडेंटिटी की थी, इसके चलते ये हॉलोकास्ट की सर्वाइवर रह चुकी है और अब इन्होंने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगर यहाँ पर हम हॉलोकास्ट का मतलब समझे, हमने यहाँ पर देखा कि ये हॉलोकास्ट की एक सर्वाइवर है जो कि अब तक जीवित है। तो हॉलोकास्ट जो है वो समूचे जो यहूदी लोग थे, जो समूची जूइस्ट कम्युनिटी थी, उनको जड़ से खत्म कर देने का एक सोचा समझा और योजनागत प्रयास था। यहाँ पर हम शॉर्ट में हॉलोकास्ट के बारे में समझते हैं तो 1933 में जब एडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मन में सत्ता में आए थे और उन्होंने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें जो यहूदी हैं उनको सब ह्यूमन करार दिया गया था। अर्थात उन्हें मानव नहीं समझा जाता था, उन्हें मानव नस्ल का नहीं माना जाता था। जो यहूदी थे उन्हें एडोल्फ हिटलर के द्वारा। और इसके बाद में 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद में हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपना जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको अमल में लाना शुरू किया और उनके जो सैनिक हैं वो यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ढूंढने लगे। इसका काम करवाने और उन्हें एक जगह इकट्ठा करके और मार डालने के लिए उनके द्वारा एक विशेष कैंप स्थापित किए गए थे। तो इसमें हॉलोकास्ट के तहत क्या किया जाता था कि जो यहूदी थे उनको इन कैंप्स में लाया जाता था और ये जो कैंप होते थे इनमें बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर ये जो यहूदी हैं इन्हें मार दिया जाता था। जिन्हें काम करने काबिल नहीं समझा जाता था उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था, जबकि बाकी बचे हुए जो यहूदी हैं उसमें से ज्यादातर भूख और बीमारियों से दम तोड़ गए थे। तो ये जो युद्ध के बाद में दस्तावेज सामने आए थे उसमें ये पता लगा है कि हिटलर का मकसद था दुनिया से एक एक यहूदी को खत्म कर देना। और जो युद्ध चला था उसके 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी, जिसमें 15 लाख बच्चे थे। तो ये जो एजनीस कैलेटी है ये उस हॉलोकास्ट की सर्वाइवर रह चुकी है। इसके तहत एक समुदाय के लोग जहां भी मिले उन्हें मार दिया जाने लगा और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी पैदा हुए थे। और इन कारणों के ही चलते ये जो पूरी तरीके की घटना है इसे हॉलोकास्ट नाम दिया गया था। तो ये जब हॉलोकास्ट चल रहा था तो ऐसे में एजनीस कैलेटी जो है वो कई जगह जाकर छुपी थी और इन्होंने कई जगह मेड के रूप में कार्य किया था छुपने के लिए। तो ये ऐसे हॉलोकास्ट की सर्वाइवर रह चुकी है। अब नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस, और यहाँ पर हम बात करेंगे आज के दिन अर्थात 11 जनवरी की। तो 11 जनवरी जो है वो डेथ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का नाम हम सभी ने सुना है। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं, अर्थात ही वॉज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो आज के दिन इनकी डेथ एनिवर्सरी है। ही हेल्ड की पोर्टफोलियो इन जवाहरलाल नेहरू लेड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट 17 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी जो गवर्नमेंट थी उसमें लाल बहादुर शास्त्री ने कई महत्वपूर्ण विभाग जो है उन्हें संभाला है पहले 17 वर्षों में, स्वतंत्रता के बाद के पहले 17 वर्षों में। और इसके अलावा हमारे देश में जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ और जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके लिए भी क्रेडिट दिया जाता है
लाल बहादुर शास्त्री को। तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, अगर हम उसके बारे में बात करें कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्ट से, अर्थात जो दूध संबंधित उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित है। इसके अलावा अगर हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु हमने देखा 11 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1966 में। इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। इसके अलावा जो 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस समय कंट्री ने फूड स्कैरसिटी देखी थी। तो वो वह समय था जब जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अपनी सैलरी लेना बंद कर दिया था, उन्होंने अपनी सैलरी विड्रॉ करना बंद कर दिया था फूड स्कैरसिटी को देखते हुए। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, और ये स्लोगन उन्होंने दिया था 1965 में जब वॉर चल रहा था, एंड दैट बूस्टेड द मोरल ऑफ सोल्जर एज वेल एज फार्मर अमिड फूड सिक्योरिटी। अर्थात उस समय जब वॉर चल रहा था, जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो ऐसे समय में जो जवान थे और उसके अलावा जो किसान थे, उन दोनों का ही मोराल बूस्ट हो गया था, क्योंकि जवान सेना पर लड़ रहे थे और ऐसे में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखी जा रही थी, तो किसानों का मोराल भी बूस्ट हो गया था। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, ही वॉज अ मैन ऑफ ट्रेमेंडियस integrity. He resigned from his post of railway minister because he felt responsible for a railway accident which had killed many people. एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद में उन्होंने खुद को रिस्पॉन्सिबल माना इसके लिए, और इनकी जो रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट थी उससे रिजाइन कर दिया था इन्होंने। इसके अलावा जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ही प्रमोटेड द व्हाइट रिवॉल्यूशन, अ कंट्री वाइड कैंपेन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। अर्थात हमने यहाँ पर देखा कि इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन जो है उसको प्रमोट किया था मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए। ही सपोर्टेड द अमूल मिल्क कॉर्पोरेशन एट आनंद इन गुजरात। गुजरात का जो आनंद स्थान है वहां पर जो अमूल मिल्क कॉर्पोरेशन है उसे सपोर्ट किया था इन्होंने, एंड क्रिएटेड द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके अलावा टू बूस्ट इंडियाज फूड प्रोडक्शन, लाल बहादुर शास्त्री प्रमोटेड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन 1965। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया था, विच लेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इसके अलावा इनका जो पीएम का टेन्योर था वो केवल 19 मंथ का था, और उसके बाद में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को। तो यहाँ पर हमने लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्टैटिक फैक्ट्स। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे भारत में जो झरने हैं उनके बारे में, वाटरफॉल्स इन इंडिया। तो ये देखेंगे कि ये जो वाटरफॉल्स है ये किस स्थान पर है, ये किस नदी पर स्थित है, और इसके अलावा इनकी ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंचिकल फॉल्स के बारे में, अर्थात कुंचिकल जलप्रपात के बारे में। तो इसकी ऊंचाई है 1493 फीट्स। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जितनी भी ऊंचाई दी गई है ये आपको फीट में दी गई है, लेकिन एग्जाम में ये ऊंचाई मीटर में भी पूछी जा सकती है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कुंचिकल फॉल्स जो है वो वरही नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बरही पानी झरने की, तो बरही पानी झरना जो है उसकी ऊंचाई है 1309 फीट की। ये है बुधबलंगा नदी पर, और ये झरना स्थित है उड़ीसा में। इसके बाद में हम बात करेंगे लैंगश्यांग फॉल्स की। इसकी ऊंचाई है 1107 फीट। ये है किन्शी नदी पर स्थित है ये, और ये मेघालय राज्य में है। इसके बाद में हम बात करेंगे दूध सागर जलप्रपात की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार पूछा जाता है। तो जो दूध सागर जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 1017 फीट। ये मांडोवी नदी पर स्थित है, और ये जलप्रपात है गोवा में। इसके अलावा अगला है नोहकलिकाई जलप्रपात। नोहकलिकाई जलप्रपात जो है वो मेघालय में है, और इसकी ऊंचाई है 1100 फीट। इसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है जोग फॉल्स। जो जोग फॉल्स है अर्थात जो जोग जलप्रपात है इसे गोरसोप्पा फॉल्स भी बोला जाता है, और इसकी ऊंचाई है 829 फीट। ये स्थित है शेरावती नदी पर। ध्यान रखना है आपको, ये शेरावती नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला हम बात करेंगे मैगॉट जलप्रपात की। मैगॉट जलप्रपात की ऊंचाई है 650 फीट। ये बेदथी नदी पर स्थित है, और ये है कर्नाटक राज्य में। इसके बाद में हम बात करेंगे लुशिंगटन फॉल्स की।
या फिर इसे उंचली फॉल्स भी कहते हैं और इसे केप्पा जोग फॉल्स भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 380 फीट और ये अगानशनी नदी पर स्थित है। ये है कर्नाटक राज्य में। इसके बाद शिव समंद्रम जलप्रपात के बारे में हम बात करेंगे तो शिव समंद्रम जलप्रपात की ऊंचाई 320 फीट है। ये कावेरी नदी पर स्थित है और ये है कर्नाटक राज्य में। इसके बाद में अगर हम हुंड्रू फॉल्स के बारे में बात करें तो हुंड्रू फॉल्स भी इंपॉर्टेंट है। ये है सुबर्ण रेखा नदी पर और ये झारखंड में स्थित है। झारखंड राज्य में ये जलप्रपात स्थित है। अगला है कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा फॉल्स। इसकी ऊंचाई है 100 फीट। ये नर्मदा नदी पर है और ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये आज ही के करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आप खुद को असेस कर सकें कि आप कितने अटेंटिव थे इस पूरे सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, शौर्य सैलरी अकाउंट इज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय विच बैंक फॉर द डिफेंस पर्सनल। अर्थात शौर्य वेतन खाता रक्षा कर्मियों के लिए किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया एक नया उत्पाद है? बंधन बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, द मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर इजी ग्रीवेंस रिट्रेसल। अर्थात आसान शिकायत निवारण के लिए किस राज्य के द्वारा मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया गया है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच रिलीजियस वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्वामी विवेकानंद एट द वर्ल्ड रिलीजन जनरल असेंबली हेल्ड इन शिकागो यूएस इन 1893। 1893 में शिकागो अमेरिका में जो विश्व धर्म महासभा हुई थी उसमें स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। अगला है, हाउ मैनी Japanese yen has been announced by the government of Japan as official development assistance loan? 30 बिलियन, 20 बिलियन, 25 बिलियन या 35 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल, अभिषेक यादव, सुब्रत दत्ता या फिर बाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट है, अ कॉफी टेबल बुक नेम्ड मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली। हुज आइडिया इज दिस बुक? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक जो है वो हाल ही में जारी की गई है। ये जो बुक है ये किसका विचार है? विजय जॉली, आदेश गुप्ता, अमित शाह या मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजनी स्केलेटी द ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन हु हैज वॉन 10 medal in gymnastics at Olympic Games, for which country she has won medal? एग्नेस कैल्वी सबसे पुरानी जीवित ओलंपिक चैंपियन जिन्होंने ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में 10 पदक जीते हैं, उन्होंने किस देश के लिए ये पदक जीते हैं? हंगरी, इजराइल, ब्राजील या फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज कंसर्न विद। श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? कॉटन अर्थात कपास से, राइस एंड राइस प्रोडक्ट अर्थात चावल और चावल के उत्पाद से, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अर्थात दूध और दूध से बने हुए उत्पादों से या फिर जूट एंड जूट प्रोडक्ट अर्थात जूट और जूट से बने हुए उत्पादों से। अगला क्वेश्चन है, दूधसागर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। दूधसागर जलप्रपात जो है वो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, गोवा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन है आज के क्विज का, व्हाट इज द हाइट ऑफ जोग फॉल्स? जोग जलप्रपात जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 119 मीटर, 253 मीटर, 256 मीटर या 198 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। आज जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।